इश्क में तड़पना। पीयू यार रुको ना, अब ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम मुझे अपने पीछे पीछे दौड़ा रही हो। पुलकित पीयू के हाथ को पकड़कर खड़ा हो गया था। तुमने एंड टाइम पर सॉन्ग बदल दिया और मुझे बताया तक नहीं। उस बदले हुए गाने में मेरे लिए क्या था जो मैं डांस करती? प्रिया ने नजरें चुराते हुए कहा। लो अब कर लो यहाँ पर मेरे साथ। पुलकित ने प्रिया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। तुम कुछ ज्यादा शरारती नहीं होते जा रहे हो? पहले तो मेरे सामने आने से ही कतराते थे, ऐसे प्रिटेंड करते थे कि जैसे मेरे सामने आने से तुम्हारी कोई तपस्या भंग हो जाएगी। प्रिया ने अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर बेबस्त करते हुए कहा। तपस्या तो भंग कर ही दिया तुमने इस बाबा पुलकित देव की, और अब तपस्या भंग करके मुझे इतना तड़पा रही हो? हाँ, नॉट फेयर मिसेस सचान। पुलकित ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहों को कसते हुए कहा। गलत बात, मैं तुम्हें तड़पाती हूँ या फिर तुम बेवजह भाव खाते हो? पीयू ने मुंह से कोड़कर कहा। ये झूठा इल्जाम मुझे गरीब पर मत लगाओ, तड़पता मैं हूँ और वो भी तुम्हारे बदलने की वजह से। पीयू आंखों को छोटा करके उसकी तरफ देख रही थी। देखो ऐसे मत देखो, सच कह रहा हूँ मैं, आजकल तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। पीयू को एकदम से अपने करीब लाते हुए बोला। मेरी तरफ देखकर भी अनदेखी करती हो, मुझसे गुस्सा होकर बात भी नहीं करती हो और मेरी जान अटका देती हो। ये मुझे तड़पाना नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? पुलकित उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला। पुलकित तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, कभी कभी तुम्हें परेशान करने का मन जरूर करता है मेरा, पर तुम्हें इग्नोर तो कभी नहीं कर सकती हूँ मैं। तुम भी तो मेरी जान बसी है, तुम्हें देखकर ही तो मुझे जिंदा होने का एहसास होता है। प्रिया ने पुलकित की आंखों में देखते हुए कहा। तो फिर आज तुम्हारे नाराज होने की वजह क्या थी? पुलकित ने सीधे तौर पर पूछ लिया। तुमने ऐसा गाना क्यों सिलेक्ट किया जिसमें तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? प्रिया ने मासूमियत से पुलकित की तरफ देखा। वो तो बस एक जरिया था तुम तक अपने दिल की बात पहुंचाने का। मेरा प्यार मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। पुलकित हौले हौले मुस्कुरा रहा था, पर पीयू की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी किस काम की रह जाएगी? जब तक तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे मेरी भी सांसें चलती रहेंगी। पुलकित पुलकित ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और बोला। कभी नहीं सोचा था मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार होगा। कभी सपने में भी मुझसे नाराज मत होना, तुम्हारी नाराजगी मुझे बहुत सालती है। तुम मुझे चढ़ाओगे तो नहीं? प्रिया ने मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, पर अगर मेरा मन हुआ फिर? पुलकित ने शरारत से हंसते हुए प्रिया की तरफ देखा। फिर मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगी, प्रिया ने गुस्से में कहा। झूठा ही सही, और फिर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अगर मैं तुम्हें प्यार से मनाऊंगा तो भी तुम मुझसे नाराज रहोगी। पुलकित ने उसके बालों को उसके कंधे से हटाया और उसके कंधे पर अपनी चिन को टिकाकर खड़ा हो गया। प्रिया पुलकित की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, सो वो कुछ अचकचाते हुए थोड़ा दूर हटने की कोशिश करने लगी, पर पुलकित उसे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़े हुए था, सो प्रिया अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। मैं तुम्हें अपने प्यार में डुबो लूं फिर भी नाराज रहोगी मुझसे। पुलकित ने अपने होंठ धीरे से उसके कंधे से छुआ दिए थे। पीयू एकदम से पलटकर पुलकित की गली लग गई और बोली। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रह सकती, पर फिर भी मैं तुम्हें यूं ही मनाऊंगा जबरदस्ती, फिर चाहे तुम मुझसे नाराज हो या नहीं। पुलकित ने उसकी जुल्फों की खुशबू में खोते हुए कहा और उसके सर को चूम लिया। आई लव यू प्रिया, हमेशा यूं ही मेरी बाहों में मुस्कुराती रहना, बस मेरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी। लव यू टू पुलकित, तुम्हारी बाहों में तो सच में मेरी जिंदगी है, मेरी हर खुशी है। प्रिया पुलकित की गली लग गई थी। कहा था ना कि फुर्सत मिले तो आना, पर प्रिंसेस के पास सबके लिए फुर्सत है, बस मुझे छोड़कर। अमित बेचैनी से पहलू बदलते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। रात वैसे भी गहराने को तैयार थी और उस पर से दिन भर बिजी रहने की वजह से पहले फुटबॉल मैच और फिर बाद में डांस, अमित थक गया था काफी। सो वो सोनम का इंतजार करते करते वहीं एक किनारे बैठा बैठा लुढ़क गया। सोनम भी सबसे मिलते मिलाते जल्दी जल्दी कर रही थी। वो जानती कि उसके साहिब का इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार करते करते सोने का तो उसे ख्याल भी नहीं था, पर हाँ ये जरूर हो सकता था कि इंतजार करते करते गुस्सा होकर बैठ जाए। अरे बैठो बिटिया तनिक हमारे साथ, कौन सी जल्दी है? अब बस सोना ही तो है और रात तो अपनी ही है, तुम कहाँ भागे जा रही हो? पुलकित की बुआ जी ने सोनम को अपने पास बैठा लिया। सोनम बेचारगी वाली हंसी हंसते हुए बैठ गई और सोचने लगी। आज तो तुम मर गई सोनम, वो सड़ू तो तुझे सूली पर चढ़ा देंगे और वो भी कोई बिना सवाल जवाब किए। उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है और हर बार हमारी वजह से उनके हिस्से में इंतजार आता है। अब क्या करें हम, कैसे यहाँ से निकले? सोनम वहाँ बैठी महिलाओं की बातों पर बस बाहर से मुस्कुरा रही थी, बाकी अंदर से उसका मन तो हो रहा था कि वो वहाँ से पलक झपकते ही गायब होकर अमित के पास पहुँच जाए। अरे सोनम, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? दादी कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी हैं, चलो जल्दी से, वरना वो सो जाएंगी और फिर हो सकता है कि वो तुमसे नाराज हो जाए। कमरे के अंदर आती हुई पीयू ने जैसे ही सोनम के चेहरे को देखा, वो फौरन समझ गई कि सोनम वहाँ फंस गई है। उसने झट से अपने दिमाग को चलाया और सोनम की तरफ देखते हुए आंख विंक कर दी। हाँ, हम तो वही सोच रहे थे कि हम कुछ भूल रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने हमें याद दिला दिया। सोनम ने अटकते हुए जबरन मुस्कुराते हुए कहा। लो यार, डगुआ की बहुरिया है, इतनी नीकी की दादी को भी वही का इंतजार है, पुलकित की बुआ ने हंसते हुए कहा। सोनम पीयू का हाथ पकड़े नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। बुआ जी, अब आप सब लोग सोनम को इतना भी परेशान मत करिए, वरना दादी को पता चल गया तो आप सबके खैर नहीं। पीयू ने कमर पर हाथ रखते हुए इतराते हुए कहा। हाँ, तेरी दादी और तेरा वो भाई, बस यही दो लोग तो गुंडे हैं इस घर के, हमेशा इन्हीं दोनों की धौंस देती रहती हो। उपासना जी ने हंसते हुए कहा तो दूसरे और रिश्तेदार भी हंसने लगे थे उनकी बात सुनकर। पीयू सोनम को हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई, ये कहते हुए, आप लोग अपने हंसगुल्लों पर मजे कीजिए, हम लोगों को इजाजत दीजिए, नहीं तो सच में दादी कहीं सो ना जाए। वहाँ से निकलकर पीयू सोनम का हाथ पकड़कर अमित के कमरे की तरफ ले जाने लगी तो सोनम ने हैरान होकर कहा कि पीयू, आज दादी तुम्हारे भाई के रूम में है क्या? नहीं, भाई और दादी वो भी एक साथ एक रूम में। भाभी, आपने कभी बारूद और चिंगारी को एक साथ रखे हुए देखा है? पीयू ने शरारत से मुस्कुराकर कहा। पीयू, तुम क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोनम उलझ गई थी पीयू की गोल गोल बातों में। आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? ये भाई का कमरा है तो फिर अंदर भाई ही होंगे ना, पीयू मुस्कुराते हुए बोली।
तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो दादी ने बुलाया ना। चलिए यहाँ से जल्दी, से पहले कि वो सो जाए। सोनम ने पीयू का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए थे कि अरे मेरी जानी मन, कहाँ जा रही हो? दादी तो कब का सो चुकी है। पीयू ने सोनम के हाथ को पकड़कर रोक लिया। पर अभी तो तुम कह रही थी कि हमें दादी ने बुलाया है। सोनम फिर से उलझ गई थी। अरे वो तो तुम्हें वहाँ उस महफिल से उठाने के लिए कहा था। अगर मैं दादी का नाम नहीं लेती तो फिर वो महफिल तुम्हें आज अपने साथ वहीं सुला लेती। पीयू ने दादी का नाम लेने की वजह बताते हुए कहा। तो फिर? सोनम सवालिया नजरों से पीयू की तरफ देख रही थी। वैसे उस महफिल से जल्दी भागने की फिराक में तो तुम भी थी, तो फिर अब वही करो ना जिसके लिए तुम वहाँ बिना मन के बैठी हुई थी। पीयू ने सोनम की कोहनी से अपनी कोहनी टकराते हुए कहा। हम तो वो। सोनम अचकचा रही थी। वो सोनम भाई अंदर ही है और हाँ आप ही का वेट कर रहे हैं। देखा नहीं था आपने? कितने प्यार से और सफाई से सबके बीच आपको मिलने आने का न्योता देकर चले आए थे वहाँ से। अब जाइए और उनके इंतजार को खत्म कर दीजिए। पीयू ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कान्हा जी, ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। बिना किसी झोलमाल के दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है क्या? वैसे बहुत देर हो गई है सच में। बचा लीजिएगा कान्हा जी हमें इन सड़ू के सड़ूपन से। सोनम मनी मन अपने कान्हा जी से अपने लिए प्रार्थना करती हुई जा रही थी। सोनम ने हिचकते हुए अमित के कमरे में अपने कदम रखे और उधर सोते हुए अमित के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी बेचैनी सोनम के हर बढ़ते कदम के साथ बढ़ती ही जा रही थी, पर सोनम के पास ही उसकी चैन और उसकी करार की दवा भी थी। कान्हा जी, हमने सच में आने में देर कर दी। साहिब तो इंतजार करते करते ऐसे ही सो गए। सोनम ने एक नजर लापरवाही से बिस्तर के सिरहाने टेक लगाए सोते हुए अमित के ऊपर डाली और फिर कुछ पलों के लिए वो उसके शांत सौम्य चेहरे में खो गई। देखो तो कान्हा जी, ऐसे कैसे चुपचाप सो रहे हैं, पर अभी अगर जाग रहे हो तो एक मौका नहीं छोड़ेंगे हमें परेशान करने का, हमें सताने का। सोनम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मनी मन सोच रही थी। दिल की चैन। वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और उसके कंधों को पकड़कर उसे आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर सही से लेटा दिया। वो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर लाइट ऑफ करके जा ही रही थी कि अचानक से अमित ने पीछे से उसकी कलाई को अपने हाथों से पकड़ लिया। सोनम चौंक गई और फौरन पीछे मुड़कर देखी तो उस अंधेरे कमरे में बाहर खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में अमित का शरारत से मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे साफ नजर आ रहा था। आप तो सो रहे थे ना? सोनम ने हैरानी से कहा। आपने मेरे सामने कोई और दूसरा ऑप्शन छोड़ा भी तो नहीं था। अमित उसके हाथ को पकड़े हुए अपनी जगह पर ही लेटा हुआ था। वो हम आ रहे थे पर। सोनम की अटकती हुई आवाज धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो गई थी। अमित ने धीरे धीरे उसकी कलाई को पकड़े हुए अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था और फिर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। सोनम धीरे से उसके सीने से जा टकराई थी और उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे को ढकते हुए अमित के चेहरे को भी अपने आगोश में ले लिया था। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे थे। आप महसूस कर पा रही हैं या नहीं, पर आपके ना आने तक मेरा ये दिल कितना बेचैन सा था, और अब देखिए आपके आने की आहट से इसे चैन आ गया। अमित ने सोनम को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में लेते हुए कहा। सोनम अब भी आंखें बंद किए हुए उसके सीने से अपने सर को टिकाए हुए थी। अमित ने उसके खूबसूरत लंबे बालों को अपनी उंगलियों से अपने और उसके चेहरे से हटाते हुए कहा कि आपको मुझे इंतजार करवाने में बहुत मजा आता है ना? मेरी बेचैनी और मेरी तड़प बढ़ाकर आपको अच्छा लगता है ना? और सबसे मजे की बात यह है कि मैं आपको मुझे तड़पाने की और इंतजार करवाने की सजा भी नहीं दे सकता। फिर वो अपनी जगह से उठकर बैठ गया था, पर सोनम को अब भी अपने सीने से लगाए हुए था। वो सजा देने के बाद जितना दर्द एंजल को होगा उससे कहीं ज्यादा दर्द डेविल को होगा, और डेविल अपनी एंजल को कभी भी किसी तकलीफ में देख ही नहीं सकता। हमें आपको इंतजार करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है साहिब, पर हम क्या करते? पुलकित की बुआ जी ने और बाकी सब लोगों ने हमें अपने पास बैठा लिया था। वो हमें आने नहीं दे रही थी और हम वहाँ पर रुकना नहीं चाह रहे थे। सोनम ने एक बार के अमित के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। फिर आप यहाँ कैसे आ पाए? अमित ने पूछा। वो पीयू ने हमारी मदद की, और सोनम ने पीयू की पकाई हुई खिचड़ी के बारे में अमित को सब बता दिया। सोनम की बात सुनकर अमित हंसने लगा और बोला कि सच में पीयू अपने आप में पूरी नौटंकी है, पर फिर भी मेरी जान बसती है उसमें। सोनम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी अमित की बात सुनकर। मतलब आपने सबके सामने पीयू के झूठ को सच बता दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे मिलना चाहता था? अमित ने सोनम की आंखों में झांकते हुए कहा। सोनम ने अमित की तरफ देखा और फिर शर्माते हुए अपना सर इनकार में हिला दिया। अमित उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। हमने वो सबसे इसलिए कहा था क्योंकि हम भी आना चाहते थे आपके पास, हमें भी आपसे मिलना था। सोनम ने अपनी नजरें झुका ली थी। अमित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर तक दोनों अपने सर को एक दूसरे के सर से सटाए आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। वैसे आपने दादी की बातों को सीरियसली तो नहीं लिया ना? अमित ने सोनम को अपनी बाहों के बीच बैठाकर कहा। नहीं, पर हमें तो ये पहले से ही पता था कि आप कहीं तो गए हैं किसी खास काम के लिए। सुबह आप जिस तरह से हमसे मिलने आए थे, हमें लगा ही था कि कुछ ऐसा होगा। सोनम ने अमित के कंधे पर अपना सर रख लिया था और आराम से उसे बता रही थी। अमित भी आंखें बंद किए हुए वही सब सोच रहा था जो आज सुबह से लेकर अब तक हुआ था। पर साहिब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोनम ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। मैं उसे जान से मार डालता, और आपकी कसम ने मुझे रोक लिया। अमित के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए थे। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फिर क्यों हम और आप उनके जैसे बनकर उनसे बात करें? फिर उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? सोनम ने अमित को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा। वो जानती थी कि अमित गुस्से में अच्छा बुरा सब भूल जाता है, और वो अदम में उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। सॉरी जान, मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता हूँ। जो इंसान आपके लिए कांटे बिछाएगा उसके लिए मैं कभी भी फूल नहीं बरसा सकता हूँ। उसे तो मैं आज ही बता देता।
पर एक तो आपको दी हुई जुबान और दूसरा अव्यंग की शादी की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, वरना जिस मुंह से उसने आपके लिए जहर उगला था उस मुंह को उसके जबड़े से अलग कर देता मैं। अमित ने गुस्से में अपने हाथ को बेड के किनारे पर मारते हुए कहा, हमें आपके इस गुस्से से बहुत डर लगता है साहिब। सोनम उसकी गली जा लगी थी। आपके लिए जो भी गलत सोचेगा, नो मैटर वो आदम ये हो या फिर आपकी पूनम माँ हो, उसे मेरे गुस्से का शिकार होना ही पड़ेगा। इस बात में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अमित ने साफ लहजे में अपनी बात सोनम के सामने रख दी थी। सोनम ने एक बार उसकी आंखों में झांका और फिर बोली कि क्या हम कुछ और बातें नहीं कर सकते? हम सबसे दादी के नाम का झूठ बोलकर आपके गुस्से को झेलने नहीं आए थे। अमित मुस्कुरा उठा था उसकी बात सुनकर। सोनम को अपनी बाहों में भरते हुए उसने कहा कि बताइए फिर आप क्यों आई थी यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क लेकर? अब भी बताना पड़ेगा। सोनम की बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अरे ऐसे मत देखिए मुझे जान, कहीं ये डेविल अपनी एंजल की शान में कोई गुस्ताखी ना कर बैठे। सोनम कुछ देर तक खामोशी से अमित की तरफ देखती रही और फिर उसने धीरे से अमित की दूसरी गाल पर किस करते हुए कहा कि अब शायद आपके दोनों गाल आपस में लड़ेंगे नहीं और आपको भी सुकून से रहने देंगे। अरे आपने तो अब मेरे लिए एक और मुश्किल कर दिया धर्मपत्नी जी। अमित के दिमाग में एक तूफानी सा आइडिया आ चुका था सोनम को परेशान करने के लिए। अब भी सोनम सच में परेशान हो उठी थी। हाँ और नहीं तो क्या, मेरे दोनों गालों की लड़ाई शांत करवाकर आपने इनके बीच दंगे करवा देने, अमित ने शरारती अंदाज में कहा। किनके बीच? सोनम उलझती जा रही थी अमित की बातों में। यहाँ इनके बीच, अमित ने शरारती मुस्कान के साथ अपने दोनों होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमित का इशारा समझते ही सोनम उसकी तरफ पीट करके बैठ गई और बोली कि अब बहुत रात हो गई, हम जा रहे हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। पर मुझे नींद कैसे आएगी जान? अमित ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा। हाँ हम जा रहे हैं, गुड नाइट। सोनम अमित की बात का जवाब दिए बिना उठकर दरवाजे तक पहुंच गई थी कि अमित की आवाज सुनकर वो बिना पलटे खड़ी हो गई। अरे धर्मपत्नी जी, दंगे तो शांत करवाती जाती, ये दंगे आप ही के फैलाए हुए हैं तो खुद ही शांत करवा लीजिए। सोनम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। जी लड़ाई दंगे तो आपको ही शांत करवाने, मुझे तो बस भड़काने आते हैं, इसके लिए बस एक अदद मौका चाहिए, अमित ने शरारत से कहा और फिर मुस्कुराते हुए वो भी सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर की थकान के बाद कुछ ही समय में उसे भी नींद आ गई। फाइनल दिन। अगली सुबह बड़ी भागम भाग हो रही थी। आज अव्यंग की शादी का फाइनल दिन था और रागिनी जी और किशोर जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे अपनी लाडली के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए। सब तैयारियां करते करते दोपहर हो चली थी और कुछ ही देर में मयंक अपनी रिलेटिव्स के साथ अवनी को ब्याहने के लिए बारात के साथ वहां पहुंचने वाला था। इस बीच कभी कविता जी का हाथ बटाते तो कभी मयंक की फोन पर हुई फरमाइश के चलते सोनम अस्थाना हाउस और आउट हाउस के बीच कई चक्कर लगा चुकी थी। हाँ, आउट हाउस जाते समय कोई ना कोई उसके साथ जरूर होना चाहिए था, ऐसा मयंक ने साफ तौर पर कहा था। और इस आपाधापी में सोनम कई बार सामने से या फिर दाएं बाएं से गुजर रहे अमित से जरूर टकरा जाती। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे को देखते और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। सब कुछ बहुत ही शांति से चल रहा था कि अचानक से अस्थाना हाउस एक बार फिर से आश्चर्य और हैरानी से भर गया। दोपहर बाद घर में आए हुए अनापेक्षित मेहमानों को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन हैं और आज ऐन शादी वाले दिन किससे और क्यों मिलने आए हैं। घर के किसी बच्चे ने अंदर जाकर खबर दी कि कोई आया है बाहर। फिर उसने तुरंत ही अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि कोई नहीं, बहुत सारे लोग आए। यूथ बटालियन उस समय घर पर थी नहीं। वो सब किशोर जी के दोस्त खुराना अंकल के फार्म हाउस की तरफ गए हुए थे जहाँ आज बारात ठहरने वाली थी। एक तरह से जनवासा, बस वहीं का अरेंजमेंट देखने सब गए हुए थे। अंदर से अखिलेश जी जब बाहर आए तो हॉल में बैठे हुए लोगों को देखकर वो एक पल तो घबरा गए कि ये लोग आखिर हैं कौन। पर अचानक से कुछ याद आते हुए उन्होंने आगे बढ़कर आने वालों का वेलकम किया और एक एक करके पूरे परिवार से उन लोगों का परिचय करवाया। उधर खुराना फार्म हाउस पर काम करवा रहे अमित के फोन पर एक फोन कॉल आने लगा, जिसे अटेंड करने के लिए वो एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। फोन पर हुई बातचीत के बाद अमित के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल फैल गई थी। उसने रघु और नवीन फार्म हाउस के केयरटेकर्स को बुलाकर आगे का सारा काम समझा दिया और कहा कि वो अभी थोड़ी देर में आकर एक बार और सारे अरेंजमेंट्स चेक कर लेगा। तब तक तुम दोनों यहाँ का काम देखिए। ठीक है डुगू भैया, आप दोनों जाइए, हम देख लेंगे। ओए बोंगड़, रवि, बाबा, अमित खुशी से चिल्लाते हुए अपने सब कमीने दोस्तों को बुला रहा था जो इस समय वहाँ पर किसी न किसी काम में व्यस्त थे। अरे यार, ये डुगू पगला तो नहीं गया? इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है? कमोवेश सभी दोस्त यही सोचते हुए बाहर की तरफ भागे जिस ओर से आवाज आ रही थी। क्या हुआ डुगू? अरे ऐसे और इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है? हम सब तेरे बताए हिसाब से तो काम कर रहे हैं, तो फिर इतना गला क्यों फाड़ रहा है तू? सौरभ ने लगभग झल्लाते हुए कहा, जो इस समय इलेक्ट्रिक झालरों की फिटिंग करवाने में बिजी था और खुद भी एक चलता फिरता रंग बिरंगा इलेक्ट्रिक झालर वाला पिलर लग रहा था। और कोई दिन होता तो बोंगड़ को डेविल के ऊपर झल्लाने की माकूल सजा मिल जाती, पर आज तो डेविल को बोंगड़ के झल्लाने पर जरा भी गुस्सा नहीं आया था, बल्कि डेविल ने प्यार से उसकी गाल को छूते हुए कहा कि अरे यार, मुझे बहुत भूख लगी है, तो बस घर चलना है और इसीलिए मैंने तुम सबको जल्दी जल्दी बुलाया। तुम सब जानते हो ना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। अमित की बात सुनकर रवि और सौरभ एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, पर बाबा का दिमाग ठनका था। ये डेविल जरूर, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब क्या, ये तो शायद घर जाकर ही पता चलेगा। तुम लोग जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, अमित ने जल्दबाजी में कहा और वहाँ से बाहर निकल गया। इसकी तबीयत तो सही है ना? कहीं से मेरी शक्ल में सोनम तो दिखाई नहीं दे रही, जो इतने प्यार से इसने मेरे गाल को छूकर इतने कायदे से मुझसे बात की। सौरभ अब भी समझ नहीं पा रहा था डुग्गू के स्वीट जेस्चर को। अबे चल ना, वो सही से बात करे तो भी तुझे दिक्कत है और एटीट्यूड से बात करे तो भी तेरा मुंह बनता है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, तुझ में है बोंगड़। रवि सौरभ का हाथ पकड़कर बाहर की ओर चल दिया। पुलकित भी उन दोनों की बातें सुनते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तब तक अमित अपने फोन से अखिलेश जी को मैसेज कर चुका था, वी आर कमिंग, ऑल सेट फॉर द मेलोड्रामा।
अभी कुछ देर पहले अमित के पास अखिलेश जी ने फोन करके अस्थाना हाउस में आने वाले आगंतुकों के बारे में जानकारी दी थी, जिसे सुनने के बाद ही अमित का मन इतना खुश था कि आज उसे बोंगड़ पर उसकी बातों पर गुस्सा नहीं प्यार आ रहा था। हॉल में जमा जमघट को देखकर हर कोई हैरत में था। दो बिजनेस राइवल आज एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और वो भी पूरे लाओ लश्कर के साथ। इतनी भीड़ में बस रवि और रश्मि के माँ बाप ही सिंपली फैमिली लुक दे रहे थे। अबे तरीकी, ये सुबह तक तो अस्थाना हाउस अच्छा खासा शादी वाला घर लग रहा था, पर ये अचानक से कंटेनमेंट जोन में कैसे बदल गया? पुलकित ने गाड़ी के शीशे से ही बाहर झांकते हुए देखा। पुलकित के इस तरह से कहने पर सौरभ की नजरें भी बाहर की तरफ चली गई और बाहर लाइन से लगी गाड़ियों और अगल बगल मौजूद प्राइवेट बाउंसर्स को देखकर उसका माथा ठनक गया। ये तो डैड की गाड़ी है। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखकर सौरभ का मुंह खुला का खुला रह गया। सौरभ की बात सुनकर रवि और पुलकित दोनों ही उसे घूरने लगे, पर सौरभ की नजरें आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे अमित पर जमी हुई थी। तब तक अमित ने गाड़ी गार्डन एरिया पार्क करके पोर्च के बाहर लाकर खड़ी कर दी। तू जानता था ना कि आज डैड यहाँ आ रहे? सौरभ की आवाज में हैरानी कम और गुस्सा ज्यादा था। पहले गाड़ी से तो नीचे उतर, फिर आराम से बात कर लेना बोंगड़, पुलकित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सौरभ बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरा और लॉन में बिछी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तूने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? अगर तुझे मुझसे कोई दिक्कत थी तो बता देता, मैं अंजलि को लेकर यहाँ से चला जाता फौरन। सौरभ की नजरें ये बात कहते हुए लॉन के ठीक सामने टेरेस पर खड़ी हुई लड़कियों के झुंड में खड़ी हुई कुछ परेशान से और घबराई से अंजलि के ऊपर चली गई और उसे ये समझते हुए देर न लगी कि हो ना हो यहाँ डैड के अलावा मिस्टर सुजीत वधावन भी आए हैं। तभी अंजलि का चेहरा इतना टेंस्ड है। अमित ने भी एक नजर सामने टेरेस की तरफ देखा और फिर सौरभ के सवाल के बदले एक और सवाल दाग दिया। अच्छा, पर तू जाता कहाँ और ऐसा कितने दिनों तक चलता? आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस। और एक बात साफ है कि मैं डैड की वही घिसी पिटी जिद नहीं मानूंगा, सौरभ ने गुस्से में कहा। डैड है वो तेरे और तू उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। कभी सोचा है तूने कि अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होते हुए भी उन्होंने तुझे एएफएमसी ज्वाइन करने की परमिशन क्यों दी? अमित ने सौरभ की आंखों में देखते हुए कहा। सौरभ अबूझ होकर उसकी तरफ देख रहा था, फिर कुछ सोचते हुए बोला, क्योंकि मैंने एएफएमसी का एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। नहीं सौरभ, अमित एक तिरछी मुस्कान से हंस पड़ा। उन्होंने तुझे एएफएमसी ज्वाइन करने की परमिशन इसलिए नहीं दी थी कि तूने एंट्रेंस क्लियर कर लिया था, बल्कि इसलिए दी थी क्योंकि वो तुझे बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। नहीं यार, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपने रुतबे और पोजीशन से प्यार है और अब तो मॉम भी उनकी जैसी हो गई है। सौरभ ने दो टूक शब्दों में कहा। तू गलत है बोंगड़, अगर तेरे मॉम डैड तुझसे प्यार नहीं करते तो वो आज यहाँ नहीं आए होते। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आज भी वो यहाँ पर अपनी हैसियत और खानदान का बखान करने आए होंगे। सौरभ रुआसा हो गया और बोला कि यार मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहता, ना ही रुतबा और ना ही पैसा, मैं सिर्फ अंजलि के साथ जीना चाहता हूँ। जब वो नाराज हो जाए तो उसे अपनी उलझुल बातों से मनाना चाहता हूँ, बस। सब होगा जो तूने सोचा है, अंजलि ने सोचा है, पर एक बार तू बात तो करके देख मिस्टर मेहरा से। अमित ने धीरे से कहा। टुकू, आखिर बात क्या है? क्या तुझे पता था ये सब यहाँ आज आने वाले? रवि ने भी सौरभ के बगल में बैठते हुए कहा। जानता था मैं कि ये लोग कभी ना कभी तो आएंगे, पर आज ही आ जाएंगे ये मुझे भी नहीं पता था। अमित ने कुछ सोचते हुए कहा। वह बस बहुत हो गया, बंद कर ये सब सस्पेंस क्रिएट करना। रवि को सौरभ की हालत खुद की हालत जैसी लग रही थी। ओए खरबूजे, अंदर चल, तेरे लिए भी एक सस्पेंस इंतजार कर रहा है। अमित ने अपने दोनों हाथों को बांधे हुए रवि की तरफ देखते हुए कहा। मतलब अंदर कौन कौन है? पुलकित भी अब फुल्ली कंफ्यूज हो गया था। रवि और सौरभ तो अब कुछ बोलने की हालत में थे ही नहीं। अमित कुछ कहता इससे पहले उसका फोन रिंग करने लगा और वो फोन रिसीव करते हुए बोला, यस पा, कमिंग इन 2 मिनट्स। अमित ने फोन काटकर उन दोनों की तरफ देखकर कहा, चलो अंदर, सब हमारा तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। अमित ने उन सबको अंदर चलने का इशारा कर दिया और एक नजर सामने टेरेस पर देखकर मुस्कुरा उठा, जहाँ सब लड़कियां अंजलि और रश्मि को शायद समझाने बुझाने का काम कर रही थी। अंदर हॉल में घुसते ही पहली फीलिंग किसी मल्टी स्टारर फिल्म के किसी डाइनिंग सीन की आती है, जहाँ सभी कैरेक्टर्स एक साथ बैठे हुए आपस में हंसी मजाक करते हुए चाय नाश्ते पर अपने हाथ साफ कर रहे थे। हैं? ये तो हंस रहे हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर खा पी रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये महराज और वधावंश तो एक दूसरे के सामने जब भी आए हैं बस एक दूसरे को कच्चा चबाने की या फिर एक दूसरे के खून पी जाने की बातें किया करते थे। तो फिर आज ये सब क्या हो रहा है? सौरभ की आंखें पथरा रही थी और दिमाग चकरा रहा था ये सब कुछ देखकर और सुनकर। तो तेरे हिसाब से क्या इन्हें अपने हाथों में चाय के कप्स के बजाय राइफल्स लेनी चाहिए और हंस हंसकर बातें करने के बजाय एक दूसरे के खून की प्यासी नजरें रखनी चाहिए और हंस हंसकर बातें करने के बजाय एक दूसरे को खून की प्यासी नजरों से देखना चाहिए? अमित ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। सौरभ अमित को हैरानी से देख रहा था। हाँ चल और चलकर गले लग ले अपने डैड के, देख जरा उनकी तरफ, तेरी बेरुखी से कैसे मुरझाए हुए से लग रहे हैं। अमित ने हौले से मुस्कुराकर सौरभ का हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच लेकर चला गया। रवि भी उसके पीछे पीछे हो लिया, क्योंकि अकेले जाने की हिम्मत तो उसकी भी नहीं हो रही थी। सबके पीछे खड़ा पुलकित मुस्कुराते हुए बस यही सोच रहा था कि सच में डेविल तो तू बस अपने राइवल्स के लिए है, अपने अपनों के लिए तू किसी डार्लिंग से कम नहीं है। लव यू डेविल। फैमिली रीयूनियन। अमित अपने साथ सौरभ और रवि को लेकर सबके बीच जाकर खड़ा हो गया। सौरभ के डैड विजय मेहरा और उसकी मॉम सुजाता मेहरा दोनों ने जैसे अपने सामने खड़े हुए सौरभ को देखा, दोनों की आंखों में आंसू मोतियों की तरह झिलमिलाने लगे। जिन परिस्थितियों में सौरभ घर से आया था, सबने इस मामले की सुलझने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सौरभ को भी अब अपने मॉम डैड के लिए खराब लग रहा था। तुम्हारे डैड ने एक बार तुम्हारी शादी के लिए क्या मना कर दिया? तुम अपने डैड से नाराज हो गए और घर छोड़कर चले आए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद और तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन? विजय मेहरा रुंधे गले से बमुश्किल बोल पा रहे थे। डैड, वो आपने एकदम से मना कर दिया और मॉम ने भी मेरी हेल्प करने से मना कर दिया था,
फिर मुझे और कुछ समझ नहीं आया उस समय। सौरभ नजरें झुकाए विजय को अपनी सफाई दे रहा था। तो क्या हुआ जो मैंने तुझे एक बार मना कर दिया? तू भूल गया था कि जब तूने एएफएमसी में दाखिला लेने के लिए मुझसे पहली बार कहा था तो मैंने तुझे साफ मना कर दिया था। तब तो तू हर रोज मेरे पीछे पड़ा रहता था कि तुझे एएफएमसी में ही पढ़ाई करनी है, और देख तेरी जिद के आगे मैं हार गया। फिर क्यों इस बार तूने मुझसे जिद नहीं की? क्यों तू एक बार कहने के बाद हम दोनों से नाराज होकर वहां से चला आया? सॉरी डैड, पर मुझे लगा कि शायद आप इस टॉपिक पर कभी नहीं मानेंगे, तो मैं सौरभ को इस समय कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कहे। क्यों नहीं मानते? हाँ, क्यों नहीं मानते? आखिर तुम हमारे बेटे हो और हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए हमारी आंखों पर हमारी दुश्मनी का और झूठी शान का पट्टा बन गया था, पर तुम्हारे दोस्त डुग्गू के समझाने पर हमें समझ में आया कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वैसे भी तुमने जब फोन पर ही मुझसे बात करते हुए ये कहकर फोन काट दिया कि तुम अंजलि के बिना उस घर में कदम नहीं रखोगे, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अमित के समझाने पर ही मुझे मेरी बेचैनी का मतलब समझ में आया था, और मैंने पुराना सब कुछ भुलाकर फौरन सुजीत से बात की और हम सब यहाँ आ गए तुम्हें और अंजलि को अपने साथ वापस ले जाने के लिए। इस बीच अमित पुलकित के साथ एक और खिड़की की साइड अपने दोनों हाथों को बांधे पैरों को क्रॉस करके खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। विजय मेहरा और बाकी सबका रिएक्शन देखकर उसके चेहरे पर एक संतोष से भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। हाँ बेटा, विजय बिल्कुल सही कह रहा है। अब तक हम दोनों उस दुश्मनी को निभा रहे थे जो बस ऐਵੇਂ ही निभाई जा रही थी बिना किसी रीजन के। विजय की बात सुनकर बस यही दिमाग में आया कि अब तक दुश्मन बनकर एक दूसरे का सिर्फ नुकसान ही किया है, क्यों ना दोस्त और फिर बाद में रिश्तेदार बनकर एक दूसरे की ताकत बना जाए। और जैसे ये ख्याल आया, फौरन अपनी गलती सुधारने के लिए हम सब यहाँ आ गए। आखिर अंजलि मेरी भी आंखों का तारा है। सुजीत व धावन भी नम आंखों से सौरभ को देख रहे थे। डैड, सॉरी, मुझे आपसे यूं इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सौरभ ने विजय से माफी मांगते हुए कहा, बेटा अब कभी अपने डैड से नाराज होकर मत जाना। तेरा ये डैड अब बूढ़ा हो चुका है और इसे अब तेरे सहारे की और साथ की जरूरत है। मैंने अपने झूठे अभिमान में तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। विजय ने जैसे ही सौरभ के आगे अपने हाथ जोड़े, सौरभ ने तुरंत उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि डैड प्लीज डोंट डू दिस, डोंट से सॉरी, आई एम सॉरी, रियली आई एम रियली सॉरी फॉर माय बिहेवियर। सौरभ विजय के गले लगकर छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगा। उसकी यह हालत देखकर सबसे पीछे दूसरी लड़कियों के साथ खड़ी अंजलि के भी आंसू निकल आए थे। सौरभ बेटा, मुझे भी माफ कर दे तू। दूसरों के घर की सुख शांति को बनाए रखने के चक्कर में मैंने अपने ही घर की खुशियों को अनदेखा कर दिया। सुजाता भी पीछे से सौरभ की पीठ पर हाथ रखकर खड़ी हो गई थी। मां, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सौरभ ने सुजाता को भी अपनी गले से लगा लिया। लो जी, जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर मुंह मीठा कर लो फिर। सुजीत व धावन ने सामने टेबल पर रखी हुई मिठाई की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, ओए नहीं ओए, अभी तो सिर्फ एक दूल्हा दुल्हन की बात सेट हुई है, अभी तो दूसरा दूल्हा दुल्हन बाकी है। एक दूसरे सोफे पर बैठे हुए रवि के पापा ने कहा तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया और रवि ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपा लिया। सतनाम भवीजा की बात सुनकर अमित के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई और उसने पुलकित की तरफ आंख विंक करते हुए कहा, अब देखना बाबा, असली मेलोड्रामा तो अब शुरू होगा। सॉरी पापा जी, वो तो मैं बस ऐसे ही आ गया था घर से, उस समय गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर यहाँ डुगू ने इनवाइट किया था तो फिर मैं बस यहीं चला आया। रवि ने एक नजर सुमित्रा की तरफ देखा और फिर चुप हो गया। देख लो इस रवि के बच्चे को, कल रात तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देगा, और आज देख लो कैसे अपने माँ बाप के सामने सती सत्यवान बन रहा है। रश्मि के चेहरे के नक्शे बन बिगड़ रहे थे। ये मैंने सती सावित्री तो सुना है, पर ये सती सत्यवान ये कौन है? पीयू ने अपनी चिन पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी जिस तरह से सती सावित्री होती थी ना, वैसे एकदम से सती सत्यवान भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी ज्यादा डीप में मत घुसो, जो मुंह से निकल गया वो बोल दिया, मतलब मैं फुर्सत में समझाऊंगी इसका मतलब। रश्मि ने टेंशन में अपने नाखून चबाते हुए पीयू की तरफ देखा, फिर सामने रवि की तरफ देखने लगी कि अब ये सरदार जी और क्या वेद वाक्य बोलने जा रहे हैं। खोते दा पुत्तर, तेनू अभी भी कुछ ना कहना। सतनाम जी ने रवि की तरफ आंखें तरेरते हुए कहा, पापा जी वो मैं हमारे बोंगड़ को बात बात पर टोकने वाले रवि जी हकला रहे थे। ओए खोत्या, तू रहने दे, तोड़े बसदा कुछ भी नहीं है, और तुसी भी पीछे हटो जी, मैनू ही गल दसनी पड़ेगी अब तो। सुमित्रा ने सतनाम जी को चुप रहने का इशारा करके रवि की तरफ देखा। अब बेबे, वो मैं कह रहा था कि रवि का गला सूख गया था। फिर मुंह तेरा, ये नालायक मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। सतनाम जी मनी मन रवि के चुप होने पर नाराज हो रहे थे। ओह वीर जी, अब तो दस दियो तुम कि रश्मि पर जायनाल ब्याह करना चाहते हो। रिंकी भी खामोशी से बैठी हुई मनी मन सोच रही थी। एकदम से हॉल का नजारा बदल गया, हर कोई चुप हो गया, जैसे कि लग ही नहीं रहा था कि आज इस घर में शादी है और घर में 50 काम फैले पड़े। रवि ने एक नजर रश्मि की तरफ देखा जो उसे बहुत ही कातर नजरों से देख रही थी, और फिर आंखें बंद करके अंदर ही अंदर हिम्मत जुटाते हुए सुमित्रा की तरफ देखते हुए बोला, बेबे मैनू तुहाडे तो एक गल दसनी है। आओ पुत्र जी, मैं सुन रही हूं। सुमित्रा जी ने कप को टेबल पर रखते हुए कहा। बेबे वो पूरा जोर लगाकर बोला, बेबे मैंने फैसला कर लिया, मैं रश्मि नाल ही ब्याह करना चाहता सी। रवि ने आखिरकार सबके सामने सुमित्रा जी से वो बात कह दी जिसे सुनने के लिए सुमित्रा जी ने ये सब नाटक किया था। रश्मि पुत्र, तुसी भी इत्थे आ जाओ भाई। सतनाम जी ने बड़े प्यार से रश्मि को अपने पास बुलाया। रश्मि भी चुपचाप आकर रवि से थोड़ा छिटक कर खड़ी हो गई। हाँ तो दीपेन प्राजी, तुहाडा की कहना है? सतनाम जी ने अपने बगल वाले सोफे पर बैठे हुए रश्मि के पापा मिस्टर दीपेन सिंह की तरफ रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा कर देखा। जी जैसा आप सब और बच्चे चाहें, मुझे और प्रमिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात पक्की हो जाए तो हम भी नौरेन को ये खुशखबरी बता देंगे। नौरेन यानी कि नरेंद्र सिंह, रश्मि का भाई। दीपेन ने सहज भाव से मुस्कुरा कर कहा। सबके सामने थोड़ी दूरी पर सौरांजलि और रश्मि नजरें झुकाए खड़े थे और अपने अपने केस पर फैसला आने का इंतजार कर रहे थे, जैसे प्यार ना करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। सबसे पीछे पुलकित के साथ अमित खड़ा हुआ ये सब देख रहा था
और उसे देख रही थी सोनम की नजरें, जो हॉल के अंदर की तरफ वाले गेट की तरफ प्रिया के साथ खड़ी थी और बहुत प्यार से अपने सड़ू अकड़ू आर्गन डेविल को देख रही थी। ये सब आपने कब कर दिया साहिब? हमें बताया तक नहीं आपने। लेकिन हम आज बहुत खुश हैं और हर बार की तरह हमारी झोली में ये सारी खुशियाँ आप ही की वजह से आई हैं। आपने हमारी आलू को उसका प्यार दे दिया और रश्मि और रवि को भी एक करवा दिया। आप सच में बहुत अच्छे हैं। खुद को आप डेविल क्यों कहते हैं? हमें तो आप डिवाइन से कम कभी नहीं लगे। आज आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी हम आपको थैंक यू बोलते हैं। सोनम ने अपने मन की बात अमित के मन तक पहुंचा दी थी। अमित की नजरें सोनम की नजरों से टकराईं और उसने हौले से मुस्कुराकर अपनी आंखों को झपकाकर उसके थैंक यू को एक्सेप्ट कर लिया। ये जो कुछ भी मैंने किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए और उनकी खुशी के लिए किया है। वैसे इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, पर अगर आप मुझे कुछ दे रही हैं तो फिर वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, जिसे मैं लेने से मना नहीं कर सकता। हाँ, पर अगर आप पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलेंगी तो आपके सड़ू अकड़ू एरोगेंट कैप्टन रघुवंशी को ज्यादा खुशी होगी। पर हाँ, मैं डेविल हूँ और ट्रू डेविल, तो आपके खुद के मन में मेरे लिए कोई गलत फहमी मत पाल लीजिएगा। डिवाइन तो बस कभी कभी बन जाता हूँ जब जरूरी होता है तब। बाकी मेरी पहचान है द ट्रू डेविल। अमित ने भी मुस्कुराते हुए सोनम की बातों का जवाब दे दिया था। वो दोनों अपनी बातों में बिजी थे और इधर विजय मेहरा और सुजीत वधावन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे का समधी बनना स्वीकार कर लिया। सुजाता और नीलिमा यानी अंजलि की मां ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे डाली। रिश्ता फिक्स। इधर सुमित्रा जी ने प्रमिला को और सतनाम जी ने दीपेन जी को मिठाई खिला दी और गले लगा लिया। लो हद है, मतलब अरे जिनकी वजह से आप सब आपस में समधी समधन बन रहे हैं उन्हें भी तो मिठाई खिला दो। अरे मिठाई ना सही, कम से कम गले तो लगाई लो, बधाई तो दे दो। सौरभ ने सबको एक दूसरे को मिठाई खिलाते और गले लगाते हुए देखा तो बोल ही दिया। सौरभ की बात सुनकर एक पल को सब खामोश हो गए और उसकी तरफ लगभग घूरने ही लगे थे। अरे अब गले नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, मिठाई भी नहीं खिलानी है तो इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना अंजू? सौरभ ने लाचारी से अंजलि की तरफ देखा, जो पहले ही उसे कुछ इस तरह से देख रही थी कि ये क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी अंशन। अरे इतनी मुश्किल से घर वाले माने हैं और तुम हो कि तुम्हें मिठाई खाने की और गले लगने की पड़ी है। ये साला बोंगड़ कभी नहीं सुधर सकता। इतनी टेंशन में भी इसका ध्यान मिठाई की तरफ चला गया। पुलकित ने अमित की तरफ धीरे से फुसफुसा दिया। सबको अपनी तरफ घूरते हुए रवि ने भी धीरे से उसकी तरफ मुंह करके बोला, साले बोंगड़, तू थोड़ी देर चुप करके खड़ा नहीं रह सकता था क्या? यहाँ साले लाइफ की लंका लगी पड़ी और तुझे मिठाई खानी है। तुम सबको मेरा मिठाई खाने का कहना याद आ रहा है, पर गले लगने का किसी को भी नहीं आ रहा है, सौरभ ने मुंह बिसोड़ते हुए कहा। सब लोग पहले तो उन चारों को ही घूर रहे थे और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। आओ जी सौरभ पुत्र जी, तुसी ते साढ़े नाल आ जाओ जी। सतनाम जी हंसते हुए आगे कदम बढ़ाकर सौरभ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। फिर पीछे मुड़कर रवि की तरफ देखते हुए बोले, ओए खोत्या, तू भी इत्थे आ जा। रवि भी हाथ बांधे मुंह सिकोड़कर उनके पीछे पीछे चल दिया। अंजलि और रश्मि को भी प्रमिला और सुमित्रा ने अपने पास बैठा लिया, जहाँ सुजाता और नीलिमा पहले से ही बैठी हुई थी। वैसे पुत्र जी आप गल्ला बड़ी सोनी कर दो। सतनाम जी तो सौरभ के फैन हो गए थे। सतनाम जी की बातें सुनकर सौरभ बेचारा बस इत्तू सा मुस्कुरा कर रह गया था। पापा जी मैं भी इत्थे ही बैठा। रवि ने सतनाम जी को खुद की याद दिलाते हुए कहा, आओ मैनू चंगी तरीके से मालूम है कि तू भी इत्थे ही बैठा हुआ है। ओए खोत्या, थोड़ी देर पहले तेरी गड्डी कित्थे अटक रही सी? सतनाम जी ने रवि को मीठी झिड़की देते हुए कहा। अरे पापा जी वो तो बस मुझे डर लग रहा था कि कहीं बेबे नाराज ना हो जाए। रवि ने एक उड़ती हुई नजर सुमित्रा के ऊपर डाली, जो इस समय अपनी होने वाली बहू रश्मि से मस्त बतियाने में लगी थी। ओए तू खोता था, थोड़ा खोता ही रहेगा, तू तेरी बेबे के मन को नहीं टटोल पाया। रवि हैरानी से सतनाम जी की तरफ देखने लगा। ओए खोत्या, तेरी बेबे और मैं बस इतना ही चाहते सी कि तू रश्मि के साथ अपने प्यार और रिश्ते को अपने दिल से अपना सके, इसमें किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी ना हो। सतनाम जी ने सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, जो बाप बेटी की बात सुनकर अब उन दोनों की तरफ ही ध्यान लगाए बैठी थी। पर पापा जी मैं तो रश्मि नाल ही ब्याह करना चाहता सी, तो फिर भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। रवि ने हैरानी से सतनाम जी की तरफ देखकर कहा। रवि तेरे ऊपर तो हम दोनों को पूरा भरोसा था, पर कभी कभी हम अपने जल्दबाजी में लिए हुए फैसले को लेकर सही से जज नहीं कर पाते और फिर सारी उम्र सिर्फ पछतावा ही रह जाता है पुत्र। सतनाम जब थोड़े से गंभीर हो गए थे, हम दोनों ही बहुत खुश हैं तेरे और रश्मि के लिए, तो अब ये सब अगर मगर छोड़ और जल्दी से एक दूसरे का मीठा करा मुंह। सुमित्रा ने बात पलटते हुए कहा। खैर इस वक्त रवि भी इस बात की तह में नहीं जाना चाहता था, तो वो भी खुशी खुशी अपने बेबी की बात मानते हुए रश्मि की तरफ मिठाई लेकर बैठ गया। वैसे सुजीत मैं क्या कहता हूँ कि अभी तक हम दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर अपने अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे, पर इस बार अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ खड़े हो जाएं तो। विजय मेहरा ने सुजीत वधावन की तरफ देखकर कहा। मतलब अब हम एक दूसरे के ऑपोजिट सौरभ या अंजलि के नाम के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की चेन ना खोलकर सौरांजलि होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की चेन स्टार्ट करें। सुजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लो, ये दोनों तो यहाँ भी अपने बिजनेस प्रमोशंस का बखान लेकर बैठ गए। सुजाता ने नीलिमा से धीरे से कहा और फिर दोनों नई नई बनी समझने हंसने लगी। देखा सौरभ, मैंने कहा था ना कि हमारी शादी में हमारे सभी घर वाले भी ऐसे हंसते हंसाते शामिल होंगे, ऐसी ही रौनक होगी। अंजलि ने सौरभ की तरफ बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हकीकत है। कल तक दिमाग में इतनी उलझन थी और आज सब कुछ कितना आसान लग रहा है। सौरभ ने अंजलि के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, पर फिर एक नजर सामने पुलकित के साथ खड़े हुए अमित की तरफ देखकर कहा, ये सब इस डेविल का क्या धरा है, साले ने जिंदगी डाल दी मेरी झोली में बिना कोई एहसान जताए। अंजलि भी सौरभ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अमित की तरफ देख रही थी। रश्मि भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उन बातों का केंद्र आज डेविल ही था। साला बस बना खड़ूस रहता है पर दिल एकदम सॉफ्ट टेडी बेयर जैसा इसका।
रवि की नजरें भी अमित पर टिकी हुई थी। रश्मि ने अमित की तरफ कृतज्ञता वाली नजरों से देखते हुए रवि से पूछा, वैसे तुम सब आपस में ऐसी ही बात क्यों करते हो? अच्छे खासे नामों का एकदम सत्यानाश किए रहते हो। अरे यही तो हमारी आइडेंटिटी है, नाम तो दूसरों के लिए। हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा सरदार जी, बोंगड़, बाबा, डेविल ही रहेंगे। रवि हंसते हुए बोले जा रहा था, ये साले कमीने अपनी अपनी वालियों के साथ मुझे इतने प्यार से क्यों घूर रहे हैं बे? साला आंखों ही आंखों से पूरा चीर हरण करने की तैयारी में। पुलकित भी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा उठा था। इतने में वहां पर एक रस्म को पूरा करने के लिए पंडित जी का आगमन हो गया और उन्हें देखते अखिलेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, पंडित जी भी सही समय पर आ गए। यजमान, पंडित जी तो हमेशा सही समय पर आते हैं, भविष्य को निखारने और संवारने के लिए। पंडित जी ने आत्ममुग्धता से कहा, अरे पंडित, अब अगर थारा खुद की पीठ थपथपाने का काम पूरा हो गया उससे, तो फिर हमारे छोरे छोरियों के वास्ते घणो चोखो दिन और मुहूर्त निकाल दे। दादी जो अब तक चुपचाप चाय के साथ अपनी मनपसंद नमकीन गटकते हुए सबकी बातें सुन रही थी, पंडित जी के स्वयं के गुणगान करने पर अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई थी। और जरूर दादी माँ, बस मुझे जरा लड़के और लड़कियों की कुंडली दे दीजिए। पंडित जी नाहा की दांत निकालते हुए बोले, वैसे आज तो इस घर में एक शादी भी होनी है ना? अरे पंडित, था यो बात मैं बता रहा सा या फिर पूछ रहा सा? दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी माँ, आप तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। पंडित जी ने बत्तीसी निपोड़ते हुए चुपचाप अपनी पत्री निकाली और उनमें ही अपनी मुंडी डालकर बैठने में भलाई समझी। लो जी यजमान, बच्चों की कुंडली के हिसाब से आज से 2 महीने बाद का एक मुहूर्त निकला है, शादी और सगाई दोनों का। पंडित जी ने अपनी पीठ थपथपा कर कहा, एक ही मुहूर्त में दो काम कैसे हो पाएंगे? नीलिमा जी ने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें जी, ये मुहूर्त दिन भर रहेगा और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन होने वाली शादियां बड़ी टिकाऊ रहेंगी। पंडित जी ने फिर से बाचालता दिखा दी। अरे पंडित, थाठ है शादी को मुहूर्त बतावे आयो से या फिर कपड़ा बेचनो आयो से? थारे नु टिकाऊ या कम टिकाऊ की गारंटी लेनी से? दादी ने फौरन पंडित जी को टोक दिया था। अब मेरा मतलब है दादी माँ की इस मुहूर्त में होने वाली शादियां बहुत शुभ होती हैं और पति